हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार यादव, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। तो बच्चों, हमने जैसा आपसे वादा किया था, आपकी सीएलसी ने जो आपसे वादा किया है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन, सारे सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसी के लिए मैं आ गया हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सॉल्यूशन लेके। तो अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, उसमें जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं जो भी आज तक आए हुए हैं, उन सबका अपन करेंगे सॉल्यूशन। और वही बात बेटा, सॉल्यूशन के साथ आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी कमांड करनी है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर माइंड यूज करना है कि इसका क्या पैटर्न हो सकता है, इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है वो सारे कवर करने हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, द डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल द ब्लैंक A to C। बड़ा पैटेंट क्वेश्चन है नीट का। ये जो डायग्राम है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर A B C जो इसने मेंशन किया है उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्लियर दिख रहा है बेटा, ये है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसने प्रपोज किया था? क्रिक ने। तो डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो तो है रेप्लिकेशन। अब डीएनए टू एमआरएनए, तो ये जो प्रोसेस ए है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आप मेंशन यही करते हैं अपन, ये ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, और इसने बाद में मेंशन किया प्रपोज्ड बाई। तो प्रपोज्ड बाई, तो अभी मैंने बताया आपको किसने प्रपोज किया था, ये फ्रांसिस क्रिक। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जाए यहां पर ए क्या होगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन एंड सी फ्रांसिस क्रिक। जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट जा रहा है। ओके, देखो ये बिल्कुल एनसीईआरटी से ये फ्लो चार्ट जो उसने उठा लिया। क्वेश्चन इजी भी है और कंसेप्चुअल भी होते हैं। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा में क्रिक ने क्या बताया था, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। और ये जो ट्रांसफर होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। वी कैन से दैट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। और यही है सेंट्रल डोग्मा दैट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, an analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use। इसने बोला है जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है उसमें किसका यूज नहीं किया जाता है। तो बड़ा सिंपल है, जब अपन सदर्न हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो बैंड बनेंगे उनको अपन क्या करवाते हैं, पहले ब्लोट करवाते हैं। क्या करवाएंगे, ब्लोटिंग। और ब्लोटिंग के लिए अपन यूज करते हैं, याद करो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारी बातें करूंगा मैं ताकि कोई क्वेश्चन वापस से रिपीट हो तो इससे रिलेटेड ही होगा। अपन क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, या फिर यूज कर सकते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन। उसके ऊपर ये जो डीएनए के जो बैंड है उनको अपन करवाते हैं ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड ब्लोटिंग। तो जो ब्लोटिंग करवाएंगे उसके बाद में किया जाता है, यहां यूज करेंगे अपन डीएनए प्रोब्स। और प्रोब्स को यूज क्यों कर रहे हैं, फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में अपन करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी में क्या यूज करते हैं, एक्सरे को यूज किया जाता है। तो ये सदर्न ब्लोटिंग जो टेक्निक है उसके अंदर ये स्टेप अपन जनरली काम में लेते हैं। तो इसने बोला कि कौन सा यूज नहीं होता है टेक्निक, तो सोचो इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो यूज होता है बच्चों। ब्लोटिंग अभी मैंने बताया, ब्लोटिंग यूज करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। लेकिन इसमें पीसीआर जो है उसका कोई यूज नहीं है। पीसीआर का तो अलग यूज होता है, फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन। अगर आपको जीन को एम्प्लीफाई करना है तो पीसीआर टेक्निक यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, commonly used vector for human genome sequencing was, HGP से क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, सारी बातें अपन करते चलेंगे। HGP में जो जीन थे जिनको आपको सीक्वेंस करना था, ये पता करना था कि उनमें इंफॉर्मेशन है या नहीं है, इंट्रोन, एक्सोन वगैरह, तो काफी चीजें जो है उसमें अपने ज्ञात की हैं। तो बताओ, जीन को ऑब्टेन कर लोगे, काटोगे आरी से, उसके बाद में उनकी क्लोनिंग करवानी पड़ेगी। तो क्लोनिंग करवाओगे, कोई वेक्टर भी काम में लेना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ ले कि एचजीपी में कौन कौन से वेक्टर काम में लिए गए थे। यूज्ड वेक्टर फॉर द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, तो इसमें वेक्टर यूज किए थे बच्चों, एक तो बैक और यैक। अब कहानी पूरी सुन लेना। बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम
एंड YAC स्टैंड फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है बैक एंड YAC स्टैंड फॉर। और अगर आप बैक यूज करोगे तो उसके लिए अपन होस्ट लेते हैं बैक्टीरिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और YAC यूज किया तो उसके लिए होस्ट सेल क्या लेंगे बच्चों, ईस्ट यूज करेंगे। और इनका यूज किया गया HGP में क्योंकि इनका जो इंसर्ट साइज है वो ज्यादा होता है, इसमें अपन लार्ज जो DNA है उसको भी अपन क्लोन करवा सकते हैं, तो ये ज्यादा क्या थे, यूजफुल थे। तो सीधा आंसर करो बैक एंड YAC। ओके, सीधे आंसर नहीं देने, आपको थोड़ा कंसेप्ट भी सुनना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के आसपास आएंगे, देखना रिपीट भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, आपको जो रॉन्गली मैच्ड है उसको सेलेक्ट करना है। ओके, रॉन्गली मैच्ड का मतलब जो मिलान गलत है। तो देखो यहां पर मेंशन किया उसने, थोड़ा हिंदी भी बीच बीच में बता देता हूं। अनुलेखन, तो अनुलेखन क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब DNA से RNA बनेगा, इंफॉर्मेशन की कॉपी हो जाएगी। तो क्या लिखा है उसने, DNA से tRNA को सूचना लिखना। देखो इधर, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू tRNA, tRNA में इंफॉर्मेशन तो ना जाएंगे, इंफॉर्मेशन की बात आती तो क्या आना चाहिए बच्चों, यहां पर mRNA आना चाहिए था। तो यही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर तो आपका हो गया, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन भी देखो क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है। ट्रांसलेशन, अनुवादन, प्रोटीन निर्माण के लिए mRNA में सूचना का इस्तेमाल करना, बिल्कुल बात सही है। दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, लैकोपेरोन में पढ़ते हैं अपन, दमनकारी प्रोटीन एंजाइम संश्लेषण को रोकने के लिए प्रचालक को बंधित करती है, बिल्कुल बात सही है। लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर पे जाके क्या होती है बच्चों, बाइंड होती है, और बाइंड होगी तो RNA पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं देगी, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये भी बात सही है। ओपेरोन आ गया, लैकोपेरोन का भी कंसेप्ट ले लिया इसने। ओपेरोन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर प्रमोटर, क्या लिखा है, संरचनात्मक जीन प्रचालक और उन्नायक होते ही हैं। लैकोपेरोन की अगर बात करें, कोई भी ओपेरोन की बात करो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, ये INR, प्रमोटर, ऑपरेटर, और आगे क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। देखो एक क्वेश्चन में उसने 3-4 टॉपिक जो है उनके कंसेप्ट लिए हैं, मैचिंग की है, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको हर टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो आंसर हो जाएगा यहां पर बच्चों अपना फर्स्ट। रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसने डिस्कवर किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने बताया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, किसने, ग्रिफिथ ने। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्लियर, ये रहा आपका आंसर, 1928 की बात है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो डिजाइन किए जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ RNA सिंथेसिस, यहां पर RNA सिंथेसिस की डायरेक्शन दे रखी है, उधर डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, RNA हो या DNA हो बेटा, उनका फॉर्मेशन जब होता है तो उनकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और अगर वो 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहे हैं तो जो टेम्पलेट स्टैंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो बताओ यहां पर उनकी डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 2 पे जाओ। लेकिन आगे टेम्पलेट की बात कर रहा है तो 3 टू 5, आंसर इज फर्स्ट। RNA सिंथेसिस की डायरेक्शन याद कर लो बेटा, क्वेश्चन आ सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो टेम्पलेट है वो जिसको रीड कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तभी तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न्स बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस, दोनों में पूरकता का सिद्धांत लागू होता है। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरोन of E. coli that involve the LAC-I gene product is, क्या कहना चाह रहा है ये, जो जीन रेगुलेशन है लैक ओपेरोन की बच्चों अपन बात करते हैं, ये है लैक ओपेरोन, और उसका रेगुलेशन आपकी NCERT ने मेंशन कर रखा है। तो लैक ओपेरोन जो होता है यूजुअली क्या होता है बच्चों, ऑफ होता है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। तो ऑफ से अगर ऑन हो रहा है तो आप दिमाग लगाओ बेटा, ये इंड्यूसर हो गया, इंड्यूसर आएगा ना, यहां पर इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट होगी, तो बताओ इसको अपन क्या कहेंगे, इंड्यूसिबल है, क्या है, इंड्यूसिबल। ओपेरोन तो इंड्यूसिबल हो गया, लेकिन ये ऑफ है, तो बताओ यूजुअल कंडीशन में क्या है, ये रिप्रेस्ड है, क्या है, रिप्रेस्ड, और इसको रिप्रेस किसने कर रखा है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन ने। तो क्या कह रहा है ये, जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक ओपेरोन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व द लैक-आई जीन प्रोडक्ट, लैक-आई जीन का प्रोडक्ट कौन है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन। तो बताओ उसने उसको ऑफ कर रखा है,
बाद में रिक्वायरमेंट होगी तो अपन ऑफ से क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो ऑप्शन पे जाओ, क्या कहना चाह रहा है देखो। फीडबैक इनहिबिशन यही गलत हो गया, फीडबैक इनहिबिशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट कैन बी इंड्यूस्ड बाई लैक्टोज। ध्यान देना बेटा, ये कह रहा पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल तो सही है, लेकिन ये पॉजिटिव गड़बड़ हो गया। नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है, पहले नेगेटिव है बोले तो ऑफ है, फिर इसको इंड्यूस करवाया जाएगा, इंड्यूसिबल हो जाएगा। क्यों, रीजन बता रहा है, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ने इसको क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, नेगेटिव कर रखा है। बाद में क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, आपका थर्ड होना चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी देखो बेटा एआईपीएमटी का है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हमने एआईपीएमटी के यहां मेंशन किए हैं, क्योंकि उनके कांसेप्ट बहुत प्यारे होते थे और इनसे कई चीजें और एक्सप्लोर होंगी। इन सी अर्चिन, चारगाफ रूल देखते ही पता लग जाता है। सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए कैसा है, इसने खुद एग्जांपल दे दिया कि डीएस डीएनए है ये। ओके, उसने बोला उस डीएस डीएनए में 17% ऑफ द बेसेस वर शोन टू साइटोसिन। साइटोसिन कितने बच्चों, 17% है। हो गया काम, बाकी के बेस की परसेंटेज बताओ। जब साइटोसिन 17% है तो पक्का ग्वानिन भी कितना होगा, 17%। अब इनको जोड़ लो, 17 17 34, रिमेनिंग कितना हो गया 66, उसमें हाफ कर दो। एडेनिन कितने होंगे 33% और थाइमिन भी कितने होंगे 33%। तो ये ऑप्शन पे जाओ, आंसर कौन सा होगा, ये दे रखा है, ये आपको कैलकुलेट करने थे और ऑप्शन सेलेक्ट करो। आंसर इज फोर्थ। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, बस गलती नहीं करनी बेटा, जल्दीबाजी भी नहीं करनी और गलती भी नहीं करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन। स्टार्ट कोडोन, ये क्वेश्चन आता रहता है, आगे भी आएगा। स्टार्ट कोडोन कौन है, एयूजी। एयूजी इज द स्टार्ट कोडोन, जो एमआरएनए में प्रेजेंट होगा, जहां से स्टार्टिंग होती है, इनिशिएशन होता है ट्रांसलेशन का। और स्टॉप कोडोन की बात अभी कर देता हूं मैं, बाद में आएगा तो टाइम खराब नहीं होगा। स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से हैं, बोलो, UAA, UAG एंड UGA। दीज आर द स्टॉप कोडोन। नॉनसेंस कोडोन, नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। और ये जो स्टार्ट कोडोन है, सेंस कोडोन भी है, जो मिथियोनिन को कोड करता है। ये AG कोड्स फॉर मिथियोनिन। अब यहां से इतने क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको करके आना है। तो स्टार्ट कोडोन कौन है, दिख रहा है यहां पर, ये है AUG। और बाकी देखो इसने ऑप्शन जो दे रखे हैं वो स्टॉप कोडोन दे दिए। Which of the following is required as inducer for the expression of lac operon। बेटा lac operon में इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज इज द इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। या कई बार ऑप्शन में देते, घबरा मत जाना, एलो लैक्टोज, एक ही बात है, आइसोमर होते हैं लैक्टोज और एलो लैक्टोज, इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। तो यहां ऑप्शन पे जाएं, ये रहा लैक्टोज। विच of the following is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available at present। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, उसमें काफी स्टेप काम में ले जाती है। इसने बोला कि किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बच्चों बताओ, आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो यूज करते हैं अपन क्या क्या, बोलो। इलेक्ट्रोफोरेसिस किया पहले, फिर वही आपने क्या किया, अभी मैंने टेक्निक बताई थी, ब्लोटिंग करवाई। ओके, फिर उसमें आरी का यूज भी किया जाता है। डीएनए जो ऑब्टेन किया उसको आरी से कट करेंगे, उसके फ्रेगमेंट बनेंगे, उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे, ब्लोटिंग करेंगे, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी भी करनी है, तो इनका यूज किया जाता है। पीसीआर जो है उसका भी यूज करते हैं। पीसीआर का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्यों किया जाता है, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसमें पीसीआर का यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ताकि जो जीन है उनका नंबर इंक्रीज करवा ले। तो ये यहां पर देखो कौन सा यूज नहीं करते, तो अभी देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज तो होता है, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, लेकिन ये जिंक फिंगर एनालिसिस जो है टेक्निक उसमें यूज नहीं की जाती है। तो आंसर क्या गया इसका, फर्स्ट। ए नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम इज, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, बायोमोलिक्यूल का भी क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, यहाँ मोलिकुलर में भी क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है। कौन है बच्चों, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम की बात सुन ही लो, क्वेश्चन आता है पक्का। राइबो जो जाइम है, क्या है राइबोजाइम, आरएनए एक्ट एज एंजाइम। तो राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लिक
एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में भी कौन है न्यूक्लिक एसिड? ये है आरएनए। आप बोलोगे आरएनए के भी टाइप होते हैं, तो ये आरएनए कौन सा? आर आरएनए, ये लिख देता हूं। और आर आरएनए में भी कौन से बच्चों? याद रखना, क्वेश्चन आता है पक्का। 23S आर आरएनए एंड 28S आर आरएनए। ये है राइबोजाइम, एक्ट एज एंजाइम व्हिच कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। इसलिए इनको अपन पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी बोलते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। अब कोई क्वेश्चन डिजाइन करे, कोई स्टेटमेंट आ जाए, कोई डेटाबेस आ जाए, कोई भी बात करें, सारे मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। ओके, which of the following rRNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? आगे ना देख लो, रिपीट होता है, हो जाता है कंसेप्ट वही। तो बताओ इसमें किस पे जाओगे? किसकी बात कर रहा है? बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में कौन? 23S rRNA, जो राइबोसोम का स्ट्रक्चरल पार्ट भी है और वो एंजाइम का काम भी करता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम कौन से होते हैं बेटा? 70S। लो ये बता ही देते हैं, अब पूरी बातें करेंगे अपन, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी करनी है। इसमें ये लार्ज सब यूनिट है 50S और ये स्मॉल सब यूनिट 30S। जो लार्ज सब यूनिट है उसमें कौन कौन से आर आरएनए होते हैं? ये रहा, ये है 23S आर आरएनए। इसमें ही होता है एक छोटा सा, ये है 5S आर आरएनए। और स्मॉल सब यूनिट के अंदर होता है 16S आर आरएनए। अब बताओ, ये जो 23S आर आरएनए है, ये राइबोजाइम भी है, तो दोनों काम हो गए, कैटालिटिक भी है और स्ट्रक्चरल पार्ट भी है। ये इसने क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। कौन होगा? 23S आर आरएनए। ओके, ये दिमाग में फिट होने चाहिए बेटा, स्ट्रक्चर बड़े कंसेप्ट आते हैं इनसे। DNA dependent RNA polymerase catalyze transcription on the one strand of the DNA which is called the। बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये, तो डायरेक्ट अप्रोच से होता है, या फिर इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है किस फ्रेमिंग में आ जाए। तो जरा बताना, जब भी अपन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स की बात करते हैं तो ये यूनिट मैं आपको पूरी बता देता हूं। यहां पर होता है प्रमोटर, फिर उसके बाद में INR इनिशिएशन रीजन, यहां पर होती है स्ट्रक्चरल जीन जिसको बोलते हैं अपन सिस्टोन भी बोल दो, और ये है टर्मिनेटर। दीज आर द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। मैं डायरेक्शन भी बता देता हूं, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम होगा, ऑब्वियस है 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम। अब इसने क्या बोला बच्चों, देखो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉल्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज है आरपी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो प्रमोटर पे आके क्या होगा? बाइंड होगा, बिकॉज प्रमोटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। और जैसे प्रमोटर बाइंड होगा तो उसको किधर जाना है? सिस्टोन की ओर, स्ट्रक्चरल जीन की ओर। उसी में तो इंफॉर्मेशन है ना, उसी से तो आरएनए बनेगा। तो तुम बताओ, जब वो इधर मूव करेगा तो इन दोनों में किसको एज ए टेम्पलेट काम मिलेगा? जिसकी डायरेक्शन प्रमोटर के रेस्पेक्ट में 3 to 5 है। जो 3 to 5 है उसी को तो नाम दिया अपन ने टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, और ये वाली जो है इसको बोल देते हैं अपन कोडिंग स्ट्रैंड। एक दो वर्ड और यूज कर लेते हैं, टेम्पलेट को ही बोल देते हैं अपन एंटी सेंस स्ट्रैंड। कुछ वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेकिन ये देखो, ये एंटी स्ट्रैंड लिखा है इसने, ऑप्शन पे जो है थोड़ा सा गौर करना होता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। लेकिन एनसीईआरटी 2 ही वर्ड यूज करती है, कोडिंग एंड टेम्पलेट। अब मैंने एक पूरा कंसेप्ट बता दिया आपको। बताओ कि कौन सी डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड को जो है वो क्या करेगा? कैटलाइज कराएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा। ये पूछा है इसने, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जु पर अनुलेखन उत्प्रेरण करता है? तो किस पर? इस वाले पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये कोडिंग दे रखा, गलत हो गया। अल्फा का कोई लेना देना नहीं है, एंटी स्ट्रैंड का कोई लेना देना नहीं है, टेम्पलेट स्ट्रैंड आंसर हो जाएगा 4th। क्लियर? बिल्कुल सीधे सटाक क्वेश्चन आते हैं। Which of the following RNA should be most abundant in animal cell? इसलिए बात एक ही की है, अपन सारी बातें करेंगे बेटा। क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो इससे रिलेटेड फिर आ सकता है। तो आरएनए के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं जो फिजियोलॉजिकल है, जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। अब इनसे क्या क्वेश्चन पूछता है, सुन लेना।
एनिमल सेल की बात करो, कोई भी सेल की बात करो, तो सबसे ज्यादा कौन होता है उसमें? आरआरएनए होता है 80 to 85%। एमआरएनए होता है 5% के आसपास, और बच्चों टीआरएनए होता है 10 to 15%। तो ये क्वेश्चन तो अपना हो गया मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। तो अबंडेंट कौन होता है? आरआरएनए होता है। हो गया ये आंसर, देखो आरआरएनए, ये मिल गया आपको आरआरएनए। लेकिन अगर उसने पूछा होता लिस्ट अबंडेंट, एमआरएनए है। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आरआरएनए, सबसे कम स्टेबल होता है एमआरएनए। लेंथ की अगर बात करें बच्चों तो लॉन्गेस्ट कौन है? एमआरएनए, और स्मॉलेस्ट कौन है? टीआरएनए। ये सारी बातें मैंने बता दी है जो आपको याद रखनी है। क्लियर? डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। जो बैक्टीरिया होता है बच्चों उसमें डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? ये बोल रहा है अकर्स। तो आप जानते हो प्रोकैरियोट में कोई G1 G2 फेज डिफाइन नहीं है, तो वहां रेप्लिकेशन कब होगा? जब बैक्टीरिया को डिवाइड होना होता है, उसे जस्ट पहले। तो यहां आंसर क्या होगा? विद इन न्यूक्लियस, कोई लेना देना नहीं है। प्रायर टू फिजन, बिल्कुल सही है, विखंडन से पहले। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ना, ड्यूरिंग एस फेज, एस फेज होती नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या है? सेकेंड। फिजन से बिल्कुल पहले क्या होगा? रेप्लिकेशन। द फाइनल प्रूफ for DNA as the genetic material came from the experiment of। आ गया डेटा बेस्ड, बिल्कुल साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो किसने दिया था फाइनल प्रूफ? द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट इन 1952। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे क्वेश्चन आता रहता है। तो आप बताओ यहां पर आंसर क्या करें? हर्शे एंड चेस। और हर्शे और चेस ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों? बैक्टीरियोफेज पे। बोले तो वायरस हो गया ना, रेडियो एक्टिविटी का यूज किया उन्होंने। सबसे पहले ये कंफर्मेटरी एविडेंस दिया था कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ओके। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। जब रेप्लिकेशन होता है तो सुन लो सारी बातें, काम की बातें हैं ये रेप्लिकेशन फोर्क है। क्या है? रेप्लिकेशन फोर्क। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। तो यहां पर जो फोर्क है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लिखा है एनसीईआरटी ने साफ साफ। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसकी वजह से यहां पर क्या आएगी? जटिलता उत्पन्न होती है। क्या? कि ये जो टेम्पलेट है जिसकी डायरेक्शन 3 से 5 है, देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहां पर डीएनए का फॉर्मेशन होता है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। और ये वाली जो टेम्पलेट है जिसकी डायरेक्शन 5 to 3 है, इधर से अपन अगर मेंशन करें तो यहां पर डीएनए का फॉर्मेशन बच्चों होता है डिसकंटिन्यूअस। कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। और किधर हो रहा है? देखो डायरेक्शन बताइए मैंने, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। और ये जो डिसकंटिन्यूअसली जो सिंथेसाइज्ड डीएनए इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या है ये? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। साइंटिस्ट है उसने अपने नाम पे इनको नाम दे दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है इसको बोला जाता है बच्चों लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सी? लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो है इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। हो गया ना? लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किधर हो रहा है? आप खुद बताओ बेटा। अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क एंड लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। अब ऑप्शन पे जाओ। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस पे बने हैं? उनको इलोंगेट किस पे करवाया गया है? इलोंगेट लैगिंग स्ट्रैंड। बात सही है। टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क गलत हो गया, लीडिंग स्ट्रैंड गलत हो गया। यहां पर लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। सिंपल सा आंसर है, कौन सा जाएगा? थर्ड। ओके। The association of histone H1 with nucleosome indicate। बहुत सिंपल है लेकिन अच्छा डिजाइन किया है क्वेश्चन। ये कह रहा है जब न्यूक्लियोसोम बन गए H1 एसोसिएट हो रही है तो इंडिकेट क्या कर रहा है? और ये कब होता है बेटा? जब डीएनए की क्या होती है? पैकेजिंग। यूकैरियोट की बात करें तो डीएनए पैकेजिंग में किसका रोल होता है? स्टोन प्रोटीन का। तो ये न्यूक्लियोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोसोम की एक रफली स्ट्रक्चर बना देता हूं, बताओ। इसके अंदर ये ऑक्टामर डीएनए, इसके चारों ओर क्या हो गया बच्चों? और ये हो गई H1। ओके।
नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ये कब होता है? जब डीएनए की पैकेजिंग हो रही है। पैकेजिंग हो रही है मतलब वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है। तो पता है ना, ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है जिसको अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा लगता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बातें कंसेप्चुअली वो ले गया, उसने बोला हिस्टोन H1 का न्यूक्लियोसोम के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? ऑप्शन पे जाए, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग ना डीएनए इज कंडेंस इनटू द क्रोमेटिन फाइबर। बड़ा सिंपल सा हो जाता है, देखो ऑप्शन से जो है क्लियरिटी और आ जाती है। इसका मतलब डीएनए जो है वो क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, वो क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है। और इस क्रोमेटिन फाइबर को अब ईएम, अंडर ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखोगे तो बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है। कैसा दिखेगा? जैसे डोरी पर मोती, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्लियर? इफ देयर आर 999 bases in RNA that codes for protein with 333 amino acid। डेटा दे दिया, ये क्या है? कोई mRNA है। इस mRNA में ये कह रहा है कितने न्यूक्लियोटाइड है बच्चों? 999 न्यूक्लियोटाइड है। आपको पता है कोडोन ट्रिपलेट में होते हैं, तो कोडोन कितने हो जाएंगे? 333। तो देखो आगे अपने आप ही दे रहा है, इससे जो प्रोटीन बनेगी, जो प्रोटीन बन रही है उस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होंगे? सिंपल सी बात है, 333। क्या है ये? अमीनो एसिड। ठीक है, डेटा आ गया। एंड द बेस एट पोजीशन 901, ये कह रहा है जो बेस 901 वाली पोजीशन पे है वो डिलीट हो जाए। क्या हो गया? डिलीट हो गया। 901 पोजीशन पे जो बेस है, कोई होगा, मान लो यहां पर कोई बेस है, वो क्या हो जाए बच्चों? डिलीट हो जाए। तो आपको पता है ना, म्यूटेशन हो गया, डिलीशन हो गया, तो आगे की पूरी फ्रेम क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। उसको तो ट्रिपलेट में रहना है, तो ये अगर डिलीट हो गया तो पूरी फ्रेम आगे की, उससे आगे की क्या होगी? चेंज होगी, पीछे की चेंज नहीं होगी। तो आगे क्या है? अब बताओ 901 पे, तो आगे लगभग 99 मान लो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका मतलब आगे 33 क्या है? कोडोन है, जो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसने पूछा क्या है? लेंथ ऑफ आरएनए बिकम 998। हाउ मेनी कोडोन्स विल बी अल्टर्ड? तो बताओ कितने कोडोन अल्टर्ड होंगे? 901 पे अगर चेंज हुआ है, डिलीशन हुआ है, तो आगे कितने? 99 क्या कर दो? 1/3 कर दो, मतलब लगभग 33 कोडोन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो आंसर क्या जाएगा? 33। कॉन्सेप्चुअल है, देखो अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इजी होता है बेटा। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा बेटा? जो डीएनए होता है, डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। डीएनए पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। रीजन क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट होगा ना न्यूक्लियोटाइड में, उसकी वजह से चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। डीएनए की नेचर क्या होती है? एसिडिक नेचर। तो यहां सीधा आंसर करो ना, नेगेटिवली चार्ज्ड। The experimental proof of semi-conservative replication of DNA was first shown in A। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था बेटा? सारी बातें कर लेते हैं। मिजेल्सन एंड स्टोल ने। कब की बात है? 1958। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा काम में लिया था? किस पे काम किया था? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। ये इसने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। देख लो, अर्धसंगठित प्रक्रिया प्रायोगिक सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो इसने जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग किस में दर्शाया था? तो ये है बैक्टीरियम। बोले तो जीवाणु, बोले तो कौन सा? ई कोलाई। अगर ऑप्शन में अगर बैक्टीरिया की भी एग्जांपल दे दे तो आंसर क्या जाएगा? ई कोलाई। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। देखो कुछ साइंटिस्ट के नाम है, आगे कुछ उनके लिए स्टेटमेंट है या कुछ सिंबल दे रखे हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन वैसे भी इजी होते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग तो लगाए। पर ये मिजेल्सन एंड स्टोल, तो मिजेल्सन स्टोल ने तो बेटा सेमी कंजर्वेटिव मोड का कंफर्मेटरी एविडेंस दिया था, उसको प्रूव किया था। और उन्होंने अभी मैंने बताया किसका यूज किया था? बैक्टीरिया ई कोलाई। तो ये गलत हो गया, पाइसम सेटाइवम। तो ये क्या है? इनकरेक्ट मैचिंग है। जेकब एंड मोनार्ड, लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन किसने डिस्कवर किया है? वही कंसेप्ट किसने बताया था? जेकब एंड मोनार्ड। बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है। हर्शे चैस टीएमबी, गलत हो गया। हर्शे चैस का टीएमबी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरियोफेज पे, इसलिए गलत। एलेक जेफरीज, बच्चों बताओ एलेक जेफरी कहां पे है? एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्या की थी? डेवलप की थी। इसने लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से इसका कोई लेना देना नहीं था। ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड।
समझ में आ रहा है ना? साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं मॉलिक्यूलर में, जो साइंटिस्ट है उनके क्वेश्चन भी आते रहते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एजीजी एक सीक्वेंस दिया है बच्चों आपको, सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द जीन, व्हाट विल बी द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। अब इसका कॉन्सेप्ट अपन बात कर ही लेते हैं। ये सीक्वेंस दे रखा है आपको, इसी में ले लेते हैं, अपन बनाएंगे नहीं इसको। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, उसने खुद बोला है। स्ट्रैंड कौन सी है? कोडिंग। तो बच्चों आप ये बताओ मुझे, ये डीएनए है, इससे बनाना है आरएनए, ये मान लो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, डायरेक्शन पता है ना, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम है। तो जो आरएनए बनता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के तो क्या होता है, फंडा है पूरा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके क्या होगा, सिमिलर होगा। फर्क क्या आएगा, टी की जगह क्या करना है, यू करना है, या फिर टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ। तो सोचो जरा, इसने कोडिंग दे दी तो अपन टाइम क्यों खराब करें। आप कोडिंग क्या करोगे, कोडिंग के लिए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री करोगे, टेम्पलेट बनाओगे, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे। तो इससे बढ़िया क्या करो, जो कोडिंग सीक्वेंस दिया है उसको क्या कर दो, एज इट इज रिपीट कर दो, टी की जगह यू कर दो। फंडा आ गया ना, ए जी जी, ये यू ए यू, बताओ कहां पे है ये, ए जी जी यू ए यू, और लास्ट में दे दिया यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल है। फंडा क्या है, जो आरएनए बनता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के तो सिमिलर होता है। फर्क क्या आएगा, टी की जगह उसमें यू होगा, आरएनए में यू होता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखी है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम खराब नहीं करना, सीधा कोडिंग दिया है, सेम सीक्वेंस देख लो, उसमें टी की जगह क्या कर दो, यू कर दो। ओके, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ओपेरॉन एक्सेप्ट, अभी मैंने बात की थी ओपेरॉन की, देखो डायग्राम भी बना दिया था। ओपेरॉन में ऑपरेटर भी होता है, स्ट्रक्चरल जीन भी होती है, प्रमोटर भी होता है, उसमें एनहेंसर नाम की कोई चीज नहीं होती। आंसर होगा फर्स्ट। Under which of the following condition will there be no change in the reading frame of the following mRNA 5 prime to 3 prime डायरेक्शन दे रखी है। बेटा फंडा है, टाइम खराब नहीं करना, मैंने अभी बताया था। जहां कोई न्यूक्लियोटाइड बीच में गायब हो जाए, डिलीट हो जाए या इंसर्ट हो जाए, तो उसके आगे की फ्रेम क्या होगी, चेंज होगी, पीछे की फ्रेम चेंज नहीं होगी। एक न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए, डिलीट हो गए, तो फ्रेम चेंज होगी। लेकिन अगर 3 न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन या इंसर्शन हो जाए तो फ्रेम आगे चेंज नहीं होगी। एक नई इंफॉर्मेशन आ गई लेकिन फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ एक जगह हुए, इंसर्ट हुए। तो उसने ये तो पूछा है, किस अवस्था में दिए गए निम्न एमआरएनए के पढ़ने के आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन पे जाए, इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट 4 and 5 पोजीशन, होगा पक्का, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड आपने क्या किया, इंसर्ट किए हैं। डिलीशन ऑफ जीयूजी फ्रॉम 7, 8, 9 पोजीशन, तो आप 7, 8, 9 पोजीशन पे देख लो, करके दिखा देता हूं। क्या जीजीयू किया है ना इसने, ये है, ये रहा जीजीयू। ओके, अब आप बताओ बेटा, इसको अब आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, यहां से कर दिया डिलीट, तो आगे की फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिए, तो कोई चेंज नहीं आएगा। यही आंसर है। इंसर्शन ऑफ जी एट 5 प्राइम पोजीशन, करके देखो, 5 प्राइम पोजीशन पे अगर आप जी जो है 5th पोजीशन पे जी जो इंसर्ट कर दोगे तो आगे की फ्रेम क्या होगी, चेंज होगी। और ये भी देख लो, डिलीशन तो भी चेंज होगी। फंडा क्या है, अगर आपने 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड कहीं इंसर्ट या डिलीट कर दिए तो आगे की फ्रेम चेंज होगी, लेकिन 3 न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट या डिलीट किए हैं तो आगे की फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा। कंसेप्ट है ये। मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैकोपेरोन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट, पेटेंट क्वेश्चन है लैकोपेरोन का, पक्का पूछता है, अंगुलियों पे होने चाहिए बेटा। लैकाई जीन का प्रोडक्ट क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन, तो सीधा मैच करो किससे, थर्ड से, ये रहा थर्ड। जेड जीन कोड्स फॉर, बोलो जल्दी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फर्स्ट ए जीन कोड्स फॉर, ए जीन कौन, ट्रांस एसिटाइलेज, और वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज। ढूंढो परमिएज कहां पे है, ये रहा। ठीक है, ये इसने पूछा है, देखो थर्ड फर्स्ट 4 सेकंड का, थर्ड फर्स्ट 4 सेकंड, आंसर भी कौन सा आ रहा है आपका, फर्स्ट आ रहा है। क्लियर। Which of the following feature of the genetic code does not allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA? Does allow the bacteria, not only लिखा है, does allow the bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology। बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मॉलिक्यूलर में काफी बार आते हैं। ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है, याद करो एक ऑप्शन अपन एग्जांपल देते हैं ना, ई कोलाई, तो एली लिली जो कंपनी थी
उसने 1983 में ह्यूमन इंसुलिन बनाई, ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस करवाया बैक्टीरिया में, और उस बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया। तो थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, ह्यूमन की जीन को बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करवा रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, और वही प्रोटीन बन रही है जो ह्यूमन बन रही है। इसका मतलब जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, यूनिवर्सल है। अगर यूनिवर्सल नहीं होते तो वहां पर प्रोटीन में क्या आ जाता है बच्चों, चेंज आ जाता। तो ये देखो कंसेप्ट यही तो ले रहा है। निम्न में आनुवंशिक प्रकृति का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजित डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने को देता है? कौन सा लक्षण है? उसकी यूनिवर्सल नेचर। जाओ, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यही जाएगा नियरली यूनिवर्सल। नियरली आजकल वर्ड लग गया, पता है ना नियरली क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस मिले हैं इस रूल के, किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, और इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ में। वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट होगा। ओके, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा एंजाइम है जो डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग करता है? कौन है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वही ओपनिंग करेगा, वही क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन पूछ गया ना, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो आंसर क्या जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। अगर रेप्लिकेशन होता तो आंसर क्या जाता? हेलिकेज। ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, बड़ा सिंपल है। ट्रांसलेशन की फर्स्ट फेज जो है उसमें क्या किया जाता है बेटा? अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है, टीआरएनए को चार्ज किया जाता है। मालूम है ना, अमीनो एसिड को पहले क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ये अमीनो एसिड एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है उसको किधर? टीआरएनए के साथ अटैच किया जाता है। तो टीआरएनए क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। अब ऑप्शन पे जाएंगे, उसने क्या पूछा है? ये चार्ज टीआरएनए है। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो बताओ फर्स्ट फेज में क्या किया गया है? एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये जो टीआरएनए है इसके ऊपर एमिनो एसिड जोड़ा गया है, जिस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो आंसर बड़ा सिंपल सा हो गया, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। ओके, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 31। देखो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। इसने क्वेश्चन डिजाइन किया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर and the total number of bases pair of DNA double helix is a typical mammalian cell is 6.6 into 10 के power 9 base pair, then the length of DNA approximately। तो बेटा डेटा खुद दे रहा है और आपको कैलकुलेट करवा रहा है। आप जानते हो दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। अब जितने आपको टोटल बेस पेयर दे रखे हैं तो उनको 0.34 नैनोमीटर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, फिर आ जाएगी उस डीएनए की लेंथ। लेकिन इसने जो डेटा दिए हैं बच्चों, देखो कैलकुलेट करने में समय भी खराब नहीं करना है। ये किसके दिए हैं? ह्यूमन डीएनए के। और आप सभी जानते हो जो ह्यूमन डीएनए है, अपनी सेल में जो डीएनए है न्यूक्लियस में, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 2.2 मीटर। तो ये डेटाबेस जब आ जाता है एनसीईआरटी से तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही क्या करो? आंसर करो 2.2 मीटर लॉन्ग, और कैलकुलेट भी करोगे तो डेटा वही आएगा। इसलिए समय को भी क्या करना है? बचाना है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। बेटा रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखो इस पे अब अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। ये क्या है? ए रेप्लिकेशन, बी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, और सी क्या है? ट्रांसलेशन। तो ढूंढो ऑप्शन जल्दी से, बस ऑप्शन पे गलती ना कर दें अपन। ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, और सी क्या है? ट्रांसलेशन, और डी जो है वो क्या होगी बेटा? प्रोटीन बनेगी। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। क्लियर? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है देखना बेटा, 2021, 22, 23 जाओगे तो स्टेटमेंट एआर क्वेश्चन मैचिंग वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। तो स्टेटमेंट को रीड करना होता है बहुत कंसंट्रेशन से। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन करेगा, इलोंगेशन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करवाएगा। तो आप जानते हो सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, सिग्मा जो है वो इनिशिएशन के लिए और रो फैक्टर किसके लिए? टर्मिनेशन के लिए यूजफुल होता है। तो यहां देखो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बिल्कुल क्या है?
सही है। आगे चले, द कोडिंग स्ट्रेन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू mRNA, गलत बात है। कौन किसकी कॉपी होती है? टेम्पलेट की। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, गलत बात है। स्प्लिट जीन किसमें होती है? यूकैरियोट्स में। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3 प्राइम एंड, गलत कर गया, 5 प्राइम एंड होना चाहिए था। ये चीजें ध्यान देने लायक होती है बेटा स्टेटमेंट के आगे। अब क्यों गलत है ये, उसमें भी फोकस करना आपको, ताकि आपकी वो जो पॉइंट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। What is the role of RNA polymerase third in the process of transcription in eukaryotes? तो बेटा यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज होते हैं 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। पक्का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसकी सारी बात मैं अभी कर देता हूं, आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर रिपीट होगा, टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। आरएनए पॉलीमरेज जब भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा क्या बनाएगा बच्चों? आरआरएनए। कौन कौन से आरआरएनए? 28S, 5.8S एंड 18S आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है बच्चों? HN आरएनए, और आप जानते हैं HN आरएनए से फिर बन जाएगा mRNA प्रोसेसिंग के तहत। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाएगा? tRNA, लेकिन इंपॉर्टेंट है tRNA के साथ साथ यही 5S आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और साथ में SN आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण भी कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। ये टेबल याद होनी चाहिए, इससे 100% क्वेश्चन आता है, स्टार क्वेश्चन है ये, जो रिपीट होते रहते हैं। तो इसने पूछा कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो अब बच्चों जाओ ट्रांसक्राइब टीआरएनए 5S आरएनए, आंसर यही हो गया। यहां पर देखो ये गलत हो गया, एसएन ट्रांसक्राइब ओनली लगा दिया, एसएन आरएनए गलत हो जाएगा, ट्रांसक्राइब आरआरएनए यही गलत हो गया। तो ये तीनों याद कर लो आप, पक्का क्वेश्चन आएगा इससे। DNA fingerprinting involve identifying differences in some specific region in DNA sequence called as। DNA fingerprinting जो उसका आधार क्या है बच्चों? DNA। कौन सा DNA? जो रिपीटेटिव होता है, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म होती है, उसी को अपन काम में लेते हैं। तो उसने जो डेफिनेशन दी है सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कोल्ड, उनको क्या कहते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। बड़ा सिंपल सा लाइन है एनसीईआरटी की, पहली लाइन से क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन का क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, व्हाट विल बी द अप्रोक्स नंबर ऑफ बेस पेयर? तो ये ह्यूमन डीएनए की बात कर रहा है बेटा। 1.1 मीटर है तो क्या करोगे आप? बेस पेयर आधे कर दो ना, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अभी क्वेश्चन आया था देखो, अगर 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है तो लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर, और आधी लेंथ बता रहा है तो बेस पेयर भी क्या कर दो? आधे कर दो। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। In an E. coli strain, I gene get mutated and its product cannot bind to inducer molecule. It grow medium. If grow medium is provided with lactose, what will be the outcome? बड़ा प्यारा कंसेप्ट है बेटा, लैकोपेरोन की बात कर रहा है। आप जानते हो लैकोपेरोन में ये होती है इधर लैकाइजीन। कौन सी है? लैकाइजीन। लैकाइजीन का प्रोडक्ट क्या होता है? लैक रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये कह रहा है यहां पर इसका क्या होगा? प्रमोटर होगा, और यहां क्या होगा? ऑपरेटर होगा। आगे क्या है? जेड, वाई और ए। लैकोपेरोन की स्ट्रक्चर भी बना दी है मैंने। ये कह रहा है लैकाइजीन में क्या हो गया बच्चों? म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हुआ है लेकिन फिर भी लैक रिप्रेसिव प्रोटीन बन रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई चेंज आएगा। अब ये जो लैक रिप्रेसिव प्रोटीन बनी है ये लैक्टोज के साथ बाइंड नहीं हो पा रही है। समझना बात को, लैक्टोज के साथ ये बाइंड नहीं होगी तो इसका मतलब ये किसके साथ जाके बाइंड होगी? तो ऑपरेटर के पास, और ऑपरेटर के साथ ही बाइंड हो गई तो आगे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा, तो इनका ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ही ट्रांसलेशन होगा। ऑप्शन पे जाएं, आउटकम क्या होगा? ZYA जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड, ना ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, बिल्कुल सही है। RNA polymerase will bind to the promoter region, बिल्कुल गलत है। Only Z gene will get transcribed, भी गलत हो गया, ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही नहीं ना। तो यहां पर आंसर क्या गया? ZYA gene will not translated। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाती है। ऐसा म्यूटेशन हो गया कि लैक्टोज से इंटरेक्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है वो तो उसकी नॉर्मल है ना, वहां जाके बाइंड हो जाएगी। 10 E. coli cell with N15 dsDNA are incubated in medium containing
N14 nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cell with have DNA totally free from the N15? ये कह रहा है कि आपके पास E. coli है 10 है और उन E. coli में N15 है दोनों DNA स्टैंड में. ओके, अब नंबर कितना ले रहा है स्टार्टिंग में? 10 E. coli है. सेमी कंजर्वेटिव मोड लगेगा बेटा यहां पर. ये कह रहा है कि उनको अब आगे अपन N14 मीडियम में क्या करवाएं? ग्रो करवा रहे हैं. मीडियम कौन सा लिया? नॉर्मल मीडियम N14. तो 60 मिनट के बाद, तो आप बताओ 60 मिनट के बाद कितने E. coli मिलेंगे बच्चों आपको? 60 मिनट मतलब थर्ड जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन में 10 से 20, सेकंड में 20 से 40 और थर्ड में 40 से 80. तो टोटल कितने E. coli मिलेंगे आपको? 80 E. coli मिलेंगे. उन 80 में कह रहा है कि कितने होंगे जिनमें N15 नहीं होगा, N15 डीएनए स्ट्रैंड नहीं होंगी. तो 4 का अप्लाई करो बेटा, क्या होगा? जो 80 है उनमें 60 E. coli में N15 नहीं होगा, लेकिन जो 20 E. coli है उनमें N15 मिलेगा. 4 का रूल. अगर एक E. coli होता तो दिमाग लगाओ बेटा, अगर एक ले ले तो सिंपल हो रहा है. एक से थर्ड जनरेशन में कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे. तो याद है ना, उन 8 में आपको 2 ही ऐसे E. coli मिलेंगे जिनमें N15 होगा, बाकी में लाइट डीएनए होगा. तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, डेटा घुमा दी उसने स्टार्टिंग में 10 लिए हैं, तो 10 से कितने? 80. आउट ऑफ 80 60 जो है वो N15 से फ्री होंगी, 20 में N15 होगा. तो आंसर करो ना सीधा, 60 सेल्स. ओके. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेसिस बनाती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी, और उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं? जो जेनेटिक मैपिंग वो करते हैं. एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट. आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूरा ध्यान देना है. यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, बिल्कुल सही है. ओके कर दो इसको कि ये स्टेटमेंट सही है. यूक्रोमेटिन लूजली पैक होता है और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक होता है. हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत बात है बेटा. हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है. स्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल क्या है? स्टेटमेंट सही है. स्टोन ऑक्टामर लिख रहा है रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, उसके चारों ओर जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. स्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल सही है. ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर, गलत हो गया, 200 होना चाहिए था, गलत बात हो गई है. उसने बोला चूज द करेक्ट आंसर. तो आंसर बताओ आप खुद ही देखो. ए, ये रहा ए, सी और डी, ढूंढो कहां पर? ए, सी, डी ओनली. आंसर इज फर्स्ट. द प्रोसेस ऑफ सॉरी The process of translation of mRNA to protein begins as soon as. कब स्टार्ट होता है? देखो बेटा, ये लो mRNA कब स्टार्ट होगा? सबसे पहले इस पे कौन आती है? यहाँ पर UTR है, फिर स्टार्ट कोडोन है. तो सबसे पहले कौन आती है? राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, फिर आती है लार्ज सब यूनिट. तो ऑप्शन पे जाओ. द लार्जर सब यूनिट राइबोसोम एनकाउंटर mRNA ना, both the subunit join together ना, the tRNA is activated and the larger subunit ribosome encounter, गलत बात होगी. small subunit of ribosome encounter the mRNA. सबसे पहले कौन एनकाउंटर करती है? बाइंड कौन होती है? स्मॉल सबयूनिट. बाद में कौन आती है? लार्ज सबयूनिट. If a geneticist use the blind approach for the sequencing the whole genome of organism followed by assignment of function of different segment, the methodology adopted by him is called. ब्लाइंड अप्रोच काम में ले रहा है. बच्चों याद रखना, HGP जो है, अच्छा क्वेश्चन है. HGP में 2 मेथड्स काम में लिए थे, 2 अप्रोच काम में ली थी. एक तो थी ESTS एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरी थी सीक्वेंस एनोटेशन. ओके, तो ये किसकी बात कर रहा है? ब्लाइंड अप्रोच काम में ली है, असाइनमेंट टू फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट. तो आंसर सीधा क्या होगा यहां पर? सीक्वेंस एनोटेशन. इन लैक ओपेरोन जेड जीन कोड्स फॉर. इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा? किसको कोड करती है? अभी आ चुका है क्वेश्चन, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज. वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज. ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज. मैच द लिस्ट, मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया. देखो इधर, अब ये क्वेश्चन देखना रिपीट हो रहे हैं, वही पुराने जो क्वेश्चन है वही तो आ रहे हैं, लेकिन बस वैरायटी चेंज हो रही है. लैक ओपेरोन आई जीन, बताओ सीधा रिप्रेसर कहां पे है? कोड्स फॉर रिप्रेसर ये रहा, 4 कर दें इसके पास, ये लो.
लैक ओपेरोन जेड जीन गैलेक्टोसाइडेज कहां पे है, कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये थर्ड हो जाएगा। लैक ओपेरोन वाई जीन कितनी बार रिपीट होगा, देखो ये वाई जीन कहां गया, परमिएज, ये रहा सेकंड। और लैक ओपेरोन ए जीन ट्रांसएस्टाइलेज आ गया फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। आंसर टिक करते वक्त ध्यान रखना गलती ना हो जाए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिल्कुल सही बात है। डीएनए पॉलीमरेज हो या आरएनए पॉलीमरेज हो, पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन केवल क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस व्हाइल ऑन अदर स्ट्रैंड इट इज डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है। अभी मैंने डायग्राम भी बनाया था, वीडियो पूरा देखना है बेटा, क्योंकि एक साथ वीडियो देखते हो तो आगे पीछे के क्वेश्चन भी मैं करेक्ट करूंगा कि कौन से क्वेश्चन की कहां पे बात हुई है, तभी पूरे चैप्टर की अप्रोच बनेगी दिमाग में। एक स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअस बनती है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, और जो डिसकंटिन्यूअस बनी थी उसको नाम दिया था अपने लैगिंग स्ट्रैंड, जिसपे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने थे। तो स्टेटमेंट दोनों क्या हो गए बच्चों, देख लो, ये डीएनए पॉलीमरेज को केवल एक ही दिशा में प्रेरित करना आता है, वह है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और डीएनए प्रतिकृति के दौरान एक रज्जु पर प्रतिकृति सतत होता है और दूसरी रज्जु पर असतत होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। मैच द लिस्ट, बड़ा सिंपल है। बैक्टीरियोफेज 5174 में न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना है, ये रहा सेकंड। डेटा एनसीईआरटी के बैक्टीरियोफेज लैम्डा कितने हैं, 48,502 बेस पेयर, फर्स्ट हो जाएगा। ई कोलाई में कितने, ये रहे 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितनी बार आ चुका है, देखो ये रहा थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, कहां पे ढूंढो, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, आंसर इज थर्ड। If DNA contains sulfur instead of phosphorus and protein contain phosphorus instead of sulfur, what would have been the outcome of Hershey and Chase experiment? आप जानते हो बेटा हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा सिंपल है। बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज में ये क्या है, प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन का बना है ना, और ये कौन है, डीएनए है। और आप सब जानते हो बेटा डीएनए में फॉस्फोरस होता है लेकिन सल्फर नहीं होती, और प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता, क्या होती है, सल्फर होती है। तो उन्होंने इनको रेडियोएक्टिव किया, डीएनए और प्रोटीन को, फॉस्फोरस और सल्फर रेडियोएक्टिव काम में ली, ताकि ये पता लगाएं कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा पार्ट जा रहा है, और जो अंदर गया वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, उसने कहा कि भाई मान लो इफ डीएनए कंटेन सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस, कि डीएनए में फॉस्फोरस की जगह सल्फर है और प्रोटीन में सल्फर की जगह क्या है, फॉस्फोरस है, ठीक है। अब कह रहा है कि हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट में फिर क्या आउटकम होगा, प्रयोग में क्या हुआ होता अगर ऐसा होता, तो सीधी सी बात है, रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। जब आपको पता है कि डीएनए एंटर होता है बैक्टीरिया में, तो डीएनए में क्या कह रहा है, फॉस्फोरस की जगह सल्फर है, तो इसका मतलब रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। तो डीएनए में अगर सल्फर आ गया तो बैक्टीरियल सेल में रेडियोएक्टिविटी आएगी, यही सही हो गया। बाकी देखते हैं रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल ना, तो ये क्या कह रहा है, प्रोटीन में नो रेडियोएक्टिविटी, गलत बात होगी, बोथ दोनों जा ही नहीं सकते क्योंकि डीएनए एंटर होता है। और इसने क्या बोला कि डीएनए में मान लो फॉस्फोरस क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो फिर तो रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया सेल में आपको रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्ट हो जाएगी। Against the codon UAC, what would be the sequence of anticodon on tRNA? बच्चों जानते हो ना mRNA में कोडोन होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और tRNA में क्या होते हैं, एंटी कोडोन, और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसने बोला कि कोडोन है कोई, ये रहा आपका 5 प्राइम UAC 3 प्राइम, ये कोडोन दे रखा है जो एमआरएनए में है, तो इसका एंटी कोडोन क्या होगा, आप प्राइम डिसाइड कर लो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ले लो A, U और G, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है और एंटी पैरेलल, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये देखो कहां पे है, ये आपको ढूंढना है। AUG 3 to 5 कहां है बच्चों, AUG आ गया। What would be the sequence of anticodon on tRNA? तो इसका जस्ट AUG कहां मिलेगा बताओ, ये देखो अजीब सा लग रहा है ना, कोई बात नहीं है, तो AUG ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखो GUA कहीं पे लिखा है क्या, GUA, तो एक ही तो बात है, GUA
अरे भाई 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या है, AUG, या 5 टू 3 बोल दो, GUA। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये हो गया आपका सेकंड। थोड़ा सा घुमाया उसने ताकि बच्चे को पोलरिटी का भी पता है या नहीं पता। Unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by, बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, proposed by हर्से एंड चैश। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग आगे अभी बताया था मैंने, EST। तो EST का मतलब क्या होता है? जो EST है उसमें क्या अप्रोच काम में ली गई है, इसका भाव क्या है समझ लो, ESTS, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसमें क्या किया गया था, जो जीन है जो RNA को कोड करती हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको पहचाना गया था। भाई DNA है, नॉन कोडिंग पार्ट भी है, कोडिंग पार्ट भी है। तो जीन को लोकेट करना है तो आपको क्या करना होगा, उन DNA के पार्ट्स को क्लोन करवाओ, एक्सप्रेस करवाओ। अगर एक्सप्रेशन हो गया तो जीन है, और एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो जीन नहीं है। तो EST का मतलब देखो, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जिन सीक्वेंस का एक्सप्रेशन होता है उनको टैग करना है कि ये जीन है या नहीं है। तो डेफिनेशन एनसीईआरटी की, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन ना, ऑल जीन दैट वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, गलत बात। सर्टेन इंपोर्टेंट एक्सप्रेस्ड नहीं, ऑल जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज RNA। तो EST में वही पता किया गया था कि वो RNA की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है या नहीं हो रही। व्हाट इज द रोल ऑफ RNA polymerase III in the process of transcription in यूकैरियोट्स? अभी तो बताया था RNA polymerase III। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, tRNA, 5S rRNA एंड snRNA। सेम आ गया। अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन, उसमें अपन समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ए जीन, लेकिन इसका आंसर तो बताइए ना अपन। ए जीन सीधा किस पे जाओगे, ये रहा ट्रांसएस्टाइलेज। वाई जीन परमिएज को ढूंढो, आई जीन रिप्रेसर, एंड जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वही क्वेश्चन आया है, बस आगे पीछे कर दिया उन्होंने। तो ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट आंसर टिक करो फटाक से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों। RNA म्यूटेट एट फास्टर रेट, बिल्कुल सही है। तो RNA में जो म्यूटेशन है वो फास्ट होता है DNA के कंपैरिजन में। वायरस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वायरस जिनमें RNA जीनोम होता है उनमें म्यूटेशन भी फास्ट होगा, लाइफ स्पैन भी क्या होगा, शॉर्टर होगा। क्लियर बात? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलो तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट आ गए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए बेटा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ध्यान से भी पढ़ना पड़ता है। इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज DNA, बेटा यही गलत हो गया, DNA पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है तो इसको पूरा क्यों पढ़े अपन, गलत स्टेटमेंट है। इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ऑक्टामर जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और DNA जो इसके चारों ओर घूमता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये करेक्ट और फर्स्ट क्या इनकरेक्ट। यूकैरियोट में ऋणात्मक आवेशित DNA धनात्मक आवेशित स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपट कर न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो आंसर क्या करेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज ट्रू। Which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence of mRNA formed is as follows? अभी मैंने कर्सर बताया था बेटा, किसका सीक्वेंस दे दिया इसने, if the sequence on mRNA formed is follows। ये क्या है, mRNA है जो बना है। ध्यान से सुना, कंसेप्ट वही लगाएंगे अपन। mRNA, ये mRNA का सीक्वेंस देगा। अब ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा, ये जिससे बना है DNA से, उसकी कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या है, बताओ फंडा क्या लगाओगे। कोडिंग पूछा है ना, सेम सीक्वेंस बना दो बस। DNA कोडिंग स्ट्रैंड, तो वहां पर यहां U की जगह क्या कर देंगे, T कर देंगे। कुछ नहीं करना, जहां U है वहां T कर दो, जहां U है वहां T कर दो। ये लो, ये लो T, ये T। अब ढूंढो ऑप्शन कौन सा होगा। अब कई बार क्या होता है कि 2-3 ऑप्शन देखने पड़ते हैं, लास्ट में जाके चेंज करता है, शुरू में वो सेम दे देता है। कोई बात नहीं है, 5 to 3 ATC। पहले तो ये देखो ATC यहां शुरू हो रहा है, ATC ये 3 प्राइम T गलत हो गया, और U तो करना ही नहीं है क्योंकि DNA में U होता ही नहीं है, तो यहां कुछ ना कुछ हो सकता है। तो देखो ATC, आगे बोलो GAT, ये देखते जाओ बेटा, कहीं ना कहीं आपको यही मिलेगा, ये चेक कर लेना।
टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, बस की पॉइंट देख लिया करो कि हाँ वो मैच हो रहा है। लास्ट में देख लो टीसीजी है क्या, ये रहा टीसीजी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। फंडा याद रखना। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, रटा रटाया क्वेश्चन है बेटा। कितनी प्रोटीन होती है राइबोसोम में, डिफरेंट टाइप की 80 प्रोटीन होती है। नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। बताओ, बड़ा सिंपल, ओपेरॉन का वापस क्वेश्चन आ गया। उस कंपोनेंट को बताओ जो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होता है और आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन करने से। कौन है वो? लैक रिप्रेसर प्रोटीन। कहां है? ये रही, जो आई जीन का प्रोडक्ट होती है। द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, कौन था लास्ट क्रोमोसोम? फर्स्ट, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है जिसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में की गई थी, मई 2000, बताया था मई 2006 में एनसीईआरटी ने बता रखा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा 1990 में स्टार्ट हुआ था, सुन लो फिर, और ये 2003 में कंप्लीट हो गया था। 13 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन क्रोमोसोम फर्स्ट जो है उसको समय लग गया था 3 साल एक्स्ट्रा। वो कंप्लीट कब हुआ था? मई 2006 में। तो इसने ये तो पूछा है लास्ट में कौन क्रोमोसोम फर्स्ट। गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription। बिल्कुल बात सही है। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? डीएनए से आरएनए और इंफॉर्मेशन की कॉपी हो जाती है, और एक स्ट्रैंड ही जो है वो टेम्पलेट का काम करती है। ओके, और ये आगे क्या कह रहा है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 रीजन इन द डीएनए। कौन कौन से? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या उठा गया? सही उठा गया, कोई बात नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आंसर टिक करते हुए ध्यान रखना बेटा, बार बार कह रहा हूं, गलती वहां भी हो जाती है कई बार। ठीक है। विच साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद P32S35। बेटा अब PYQ के जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये तो मजा है, देखते पता लग जाता है कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या पूछना चाह रहा है वो। किसने यूज किए थे ये? किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था इनको यूज करके? हर्षे एंड चेस ढूंढो, कहां पे है? हर्षे एंड चेस। आंसर फोर्थ। गिव बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। वो 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। बिल्कुल सही है, आरएनए अनस्टेबल है और उसमें म्यूटेशन रेट भी क्या होती है? फास्ट होती है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। बिल्कुल करेक्ट है, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसमिशन के लिए बेटर कौन होता है बेटा? आरएनए, वो इजीली एक्सप्रेस कर देता है। बात समझ में आ रही है? और डीएनए जो है वो स्टोरेज के लिए क्या है? बेटर है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एनसीईआरटी के हैं, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। Which of the following act as inducer for lack operon? रिपीट क्वेश्चन देख लो, रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे? 40-50% क्वेश्चन आपको वही मिल जाएंगे। कौन है? लैक्टोज। With reference to Hershey and Chase experiment, select the incorrect statement। देखो हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट का पूरा क्वेश्चन ही डिजाइन कर दिया उसने, स्टेटमेंट का पूरा एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। वायरस जिनको उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया था, उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिला उनको, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये लो। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सल्फर किसमें होती है? प्रोटीन में। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिल्कुल गलत बात है। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, गलत बात है, क्योंकि सल्फर डीएनए में नहीं है और फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं है। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, कोई मतलब ही नहीं है। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, तो उन्होंने रेडियो एक्टिव प्रोटीन पे वायरस को ग्रो थोड़ा ना करवाया था। तो यहां पर पूछा है कि यहां पर करेक्ट कौन सा है, तो देख लो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। आंसर क्या जाएगा? ए बी ओनली। ढूंढो कहां पे है? ए बी ओनली। आंसर इज फोर्थ। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। द सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर। जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, उसके फीचर की बात कर रहे हैं। कोड इज पैलिंड्रोमिक, कोई लेना देना नहीं है बेटा। यूजीए एक्ट एज इनिशिएटर कोडन ना, एयूजी इनिशिएटर कोडन होता है। कोडन इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक,
बिल्कुल सही बात है। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, सही बात है, इसमें दो ही सही है, सी एंड डी। कहां पे है? सी एंड डी ओनली। ओके। A transcription unit in DNA is defined primarily by the three region in DNA and these are with respect to upstream and downstream are, बेटा क्वेश्चन आ गया वही, ये लो, ये प्रमोटर होता है, इधर स्ट्रक्चरल जीन है और इधर क्या है? ये टर्मिनेटर। ढूंढो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। उसने पूछा है ना अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, या अपस्ट्रीम में उधर जाओगे तो डाउन स्ट्रीम। The lactose present in growth medium of the bacteria is transported to the cell by the action of, फंक्शन पूछ लिया उसने, जो परमिएज होता है उसका काम क्या है? लैक्टोज की एंट्री करवाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? परमिएज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है बेटा? ये लैक्टोज को तोड़ता है, ये भी सुन लो, तोड़ेगा तो क्या? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। Which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? रेप्लिकेशन प्रोसेस से कुछ स्टेटमेंट दिए और उसने पूछा है कौन सा करेक्ट है। देखें, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज वेल एज, यही गलत हो गया, केवल एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है, वो कौन सी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बात तो सही है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 टू 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, कोई बात नहीं, आंसर ये करो। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन, ये 3 टू 5 फिर गलत हो गया। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज भी 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, लेकिन रेप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सही नहीं है। तो उसने बोला है ना रेप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बताना है, तो ये उसके रेस्पेक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन में आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ये देखो साइंटिस्ट का फिर क्वेश्चन आ गया है बच्चों। ग्रिफिथ देखो बार बार आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से कोरिलेट करो इसको। अरे फ्रांसिस जैकब मोनार्ड कहां है आपका? ओपेरोन कहीं लैक ओपेरोन, ये रहा। हरगोबिंद खुराना, जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आ गया बेटा, फर्स्ट जेनेटिक कोड से रिलेटेड है। मिचेल्सन स्टोल सेमी कंजर्वेटिव, करो आंसर। थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, कहां है थर्ड? फोर फर्स्ट सेकंड, आंसर इज फोर्थ। 2024 का पेपर चल रहा है बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान आए थे। Which one of the is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to given template? आ गया देखो, तीसरी बार आ रहा है कंसेप्ट। ये कह रहा है, ये दे रखा है आपको क्या? टेम्पलेट दे रखी है। क्या है बच्चों? अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, टेम्पलेट दी है तो उसका क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट्री बनाना होगा। तो इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा वक्त खा जाता है। तो यहां देखो टी है, यहां क्या करोगे? ए यू जी यू ए सी सी। अभी आपको देखो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसको ढूंढो जरा। ए यू यू, तो देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। भाई क्या बना रहे हो आप? एमआरएनए बना रहे हो, तो जो टी वाले हैं वो तो कट कर दो ना। गया ये टी वाला, गया सॉरी ये टी वाला आ गया, तो इसमें टी वाला कट कर दो, अब यू वाला आ ही जाएगा। तो 5 टू 3 देखो, ए यू जी यू ए सी, ए यू जी यू, ये गलत हो गया, ए यू जी यू ए सी, ए यू जी यू ए सी, देखो सारे सही है। आगे आपको जाना पड़ेगा बेटा, ये भी सेम दे रखा है, ये भी सेम दे रखा है, ये सेम दे रखा है। लास्ट में जाके उसने क्या किया है? थोड़ा सा चेंज किया है, ए जी यू ए जी यू। यहां देख लो बेटा आप, यहां इससे पता लग जाएगा, ये है सी ए टी, तो यहां क्या आना चाहिए? जी ए यू, ये रहा जी ए यू। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, देखो उसने कितना माइंड लगाया एक्सपर्ट ने, कि 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए कि बच्चों को पूरा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, ताकि उसके 10-15 सेकंड क्या हो जाए? खराब हो जाए। लेकिन आपको स्पीड भी तो मेंटेन करनी है ना, नहीं तो पेपर छूट जाता है। Which of the following is not the characteristic feature of the genetic code? वापस एक क्वेश्चन आ गया। The codon has punctuation ना, there are no punctuation in codon, तो ये तो गलत हो गया। Some amino acid are coded by more than one codon, hence code is degenerate, बिल्कुल क्या है? सही है ये तो। The codon is triplet, सही है। The code is nearly universal,
क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो क्या हो गए बच्चों, करेक्टर हो गए तीनों। आंसर क्या देना आपको, ये करेक्टर नहीं है, तो आंसर तो क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा इसमें, क्योंकि तीनों तो करेक्टर है, पहले वाला करेक्टर नहीं है। इन द लैक ऑफ ऑन द आई जीन कोड्स फॉर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो तभी पीवाई क्यू बेटा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए सीएलसी आपके लिए पीवाई क्यू लेके आई है कि बच्चे को 1-1.25 घंटे में उस चैप्टर की पूरी बातें रिवाइज करवाई जाएं। अगर आप समझो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और सीएलसी का टारगेट यही है, हर बच्चे तक पहुंचना, उसकी हेल्प करनी, चाहे वो इंडिया के कोई भी कोने में बैठा हो। लैक हाइजीन कोड्स फॉर रिप्रेसर, ये रहा। Which experimental material was used by Taylor and colleague to prove that DNA in chromosome replicate semi-conservatively? बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है। टेलर ने क्या यूज किया था, वीसिया फाबा और रेडियो एक्टिविटी का यूज किया था। सीधा किस पे जाएंगे, वीसिया फाबा पर। मैच करो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आ गया अलग जेफरीज। न्यूमोकोकस का यूज किसने किया था बच्चों, ग्रिफिथ ने किया था। इकोलाई सेमी-कंजर्वेटिव किसने, मिचेल्सन एंड स्टॉल कर दो। और बैक्टीरियोफेज का यूज हर्शे और चेस, बताओ साइंटिस्ट से। फिर क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, रिपीट भी हो रहे हैं। 4th 3rd 1st 2nd, देखो 4th 3rd 1st 2nd, आंसर इज 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का वापस क्वेश्चन मिल गया। एयूजी इनिशिएटर कोडॉन एंड कोड्स फॉर ग्लाइसिन, गलत हो गया, इनिशिएटर है लेकिन ग्लाइसिन को कोड नहीं करता है, गलत। यूएए कोड्स फॉर टायरोसिन, बेटा यूएए स्टॉप कोडॉन होता है, सारी बातें बता चुका हूं मैं, इसलिए भी गलत हो गया। The codon are mostly universal. कोडोन क्या होते हैं, यूनिवर्सल हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है, नियरली यूनिवर्सल। यूएजी इज टर्मिनेटर कोडोन, बिल्कुल सही है, टर्मिनेटर कोडोन है। मोर देन वन कोडोन कोड्स फॉर सिंगल अमीनो एसिड, सही बात है। तो डिजेनरेसी होती है ना, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा क्या है, कोडोन है, तो ये बात भी क्या है, सही है। आंसर पे जाओ, मोस्टली यूनिवर्सल आ गया, ज्यादातर यूनिवर्सल है, एक दो कोई एक्सेप्शन है, तो यहाँ CDE ढूंढो, CDE आंसर ये हो जाएगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। पहला तो बिल्कुल गलत है, देख लो बेटा, कई बार टेली भी कर लिया करो। फर्स्ट ए गलत हो गया तो ये दोनों गए। उसके अलावा CB, ये बी जो है टायरोसिन को कोड सुना करेगा, स्टॉप कोडोन, तो ये भी गया, ताकि लगे आपके पास वक्त है कि एक बार टेली कर लो, क्योंकि अपन टिक करने में गलती तो नहीं कर रहे। मैच करो फटाफट, आरएनए पॉलीमरेज 3rd आ गया क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने। 3rd को किससे मैच करोगे, आरएनए, ये रहा 4। टर्मिनेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेटर, रो फैक्टर, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन, स्प्लाइसिंग करनी है तो किसका यूज होता है बेटा, स्प्लाइसोसोम का, जिनको स्नर्फ्स भी कहते हैं, ये 1st। और टाटा बॉक्स, प्रमोटर को टाटा बॉक्स के नाम से जानते हैं। 4th 3rd 1st 2nd ढूंढो। 4 कहां गया, ये क्या हो गया, 4 हाँ 4th 3rd 1st 2nd आ तो रहा है आंसर, ये रहा 2nd। थोड़ा स्पीड है क्योंकि अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन पे ज्यादा वक्त खराब नहीं करना है ना, तो सारी बातें अपन बता रहे हैं, सुनते जाओ तुम तो। इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, इज कॉल्ड, कौन होता है बेटा जो इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जहां से इनिशिएशन होता है, ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन साइट। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चों। इन प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही है, इलोंगेशन करवाता है वो। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, यही गलत हो गया। रो फैक्टर तो टर्मिनेशन में हेल्प करता है, इनिशिएशन के लिए होता है सिग्मा फैक्टर, जो मैंने बताया था। फर्स्ट गलत है और सेकंड, फर्स्ट सही है और सेकंड क्या है, गलत है। तो आंसर पे जाओ तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है बेटा, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड है, ग्वानिन बेस है, एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, और ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड है। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दे रखे, पढ़ते हैं। In eukaryote, there are 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to RNA polymerase found in organelle, बिल्कुल सही है। अभी बताया था कितने होते हैं, 3 RNA polymerase होते हैं जो न्यूक्लियस में, ऑर्गेनेल में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में वो अलग है। न्यूक्लियस में कितने, 3 टाइप के। All the 3 RNA polymerase in eukaryotic nucleus have different role, बिल्कुल सही है, सबका रोल क्या अलग अलग है, तीनों के रोल मैंने बताया भी था आपको। तो आंसर क्या करोगे, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, आंसर इज 3rd।
लिस्टिंग वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है बेटा, स्टोन, सीधे किस पे जाओगे, स्टोन, स्टोन, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, ये रहा। न्यूक्लियोसोम, डीएनए रैप्ड अराउंड स्टोन ऑक्टामर, यूक्रोमेटिन लूजली और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इको आर फर्स्ट। ये क्वेश्चन बायोटेक का है, इसमें आ गया, कोई बात नहीं है, इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना। कट द डीएनए विद ब्लंट एंड, ठीक है, इको आर फर्स्ट अगर कट करेगा तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, नॉट ब्लंट एंड, क्योंकि इको आर फर्स्ट जब कट करेगा तो कहां करता है, सेंटर से थोड़ा सा हटके, तो कैसे एंड आएंगे, स्टिकी एंड, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। कट द डीएनए विद स्टिकी एंड बिल्कुल सही है। रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सही है। कट द डीएनए बिटवीन द बेस जी एंड ए व्हेन एनकाउंटर द डीएनए सीक्वेंस, ये इसका सीक्वेंस है और ये कहां कट करता है, जी और ए के बीच में, बिल्कुल सही है। और ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं होता, एंडोन्यूक्लियस होता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बायोटेक का क्वेश्चन है। तो यहां पर सही क्या है, करेक्ट बी सी डी, ये रहा बी सी और डी, ऑप्शन पे जाओ, बी सी डी ओनली, आंसर इज फोर्थ। Given below are two statements. In the lac operon, the Z gene codes for beta galactosidase, which is primarily responsible for the hydrolysis of lactose and lactose into galactose and glucose. अभी बात की थी, इसका फंक्शन बता दिया, बिल्कुल सही है। In addition to lactose, glucose और galactose can also inducer, नहीं, इंड्यूसर लैक्टोज होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज कभी इंड्यूसर नहीं होते, ये गलत हो गया। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। सारे क्वेश्चन देख लो, वही रिपीट हो रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट बार बार यूज कर रहा है वो। तो ये सारे मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन बेटा अपन ने सोल्व कर लिए। मैं फिर कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए अब थ्योरी पे फिर से अटैक करो, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट और भी बचे हैं जिनसे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो उनसे भी तो क्वेश्चन वो निकालेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।